अब मैं इंडोनेशिया की बात करूंगा। ये ज़हन में रख लें कि अभी इंडोनेशिया का कोई वजूद नहीं था और ना ही ये नाम कभी किसी की ज़ुबान से सुना था। मैं इंडोनेशिया इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सुनाते हुए मुझे बहुत से जजीरों के नाम लेने पड़ते हैं जिसमें ख़ास दुश्वारी होती है। बेहतर ये समझा जाए कि इस सारे इलाके को इंडोनेशिया कहना शुरू कर दूँ, मुझे बात करने में और आपको बात समझने में आसानी रहे। मैं एक और बात अभी से कह देता हूँ, वो ये है कि इंडोनेशिया के मुतअद्दिद शहरों और कस्बों में हमारी बटालियन गई थी। मैं हर मुकाम का जिक्र नहीं करूँगा, आप यूँ समझे कि मैं इस सारे खित्ते की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ के बड़े शहरों का नाम पहले ही बता देता हूँ: जकार्ता, बंडोग, जोग, सूराबाजा, सीमारांग। इन शहरों के कुछ मुशाहिदात तो मेरे अपने हैं और बाकी दूसरी यूनिटों के फौजी ने मुझे सुनाए थे। इस तरह मैं इस खित्ते की जंग की फ़ौरन बाद की सही तस्वीर पेश करूँगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अनायतुल्लाह अत्तम्श की सच्ची जंगी सरगुज़श्त, मंजिल और मुसाफिर, किस्त नंबर 68। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये तो मैं चंद मरतबा पहले ही बता चुका हूँ कि इस खित्ते पर वलिंदीज़ियों की हुकूमत थी जो 200 साल से चली आ रही थी। यहाँ की गालिब आबादी अक्सरियत मुसलमानों की थी, जो अब भी है, बल्कि अब ज़्यादा है। जापानी ने अलगार की तो डच यानी वलिंदेज़ी वहाँ से भाग गए और अंग्रेज़ इनकी कोई मदद न कर सके। जापानियों ने ये चाल चली कि वह मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी, लेकिन इसे अपने कंट्रोल में रखा। मुसलमानों से ये कहा कि अब यहाँ इन्हीं की हुकूमत रहेगी, लेकिन ये सरीहन फ़रेब था। जापानियों का मकसद ये था कि यहाँ के मुसलमान जो जंगजू मालूम होते हैं, इनके खिलाफ ना खड़े हों। जब जापानियों को शिकस्त हो गई तो अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज यहाँ लाकर छोड़ दी। जिस तरह जापानियों ने इंडोनेशिया के मुसलमानों को धोखा दिया था, अब यहाँ हमेशा इनकी हुकूमत रहेगी। इसी तरह अंग्रेज़ों ने वलिंदेज़ियों को झांसा दिया कि वो इनकी हुकूमत बहाल कर देंगे, लेकिन मैंने खुद देखा कि अंग्रेज़ों ने वलिंदेज़ियों की किरदार कुशी शुरू कर दी और इन्हें हिकारत की नज़रों से देखने लगे। वलिंदेज़ियों की फ़ौज तो बराए नाम थी जो जापानियों की कैद में चली गई थी, लेकिन वलिंदेज़ी बाशिंदे कहीं ना कहीं जा सके, वो वहीं रहे। वलिंदेज़ी यूरोप की कौम है, रंग गोरे और नक्शो निगार भी अच्छे। मैं कहना चाहता हूँ कि वलिंदेज़ी बड़े खूबसूरत लोग थे। अंग्रेज़ों ने उनके राशन पानी का कोई बंदोबस्त न किया। फातेह फ़ौज को अगर अपनी राया से हमदर्दी और दिलचस्पी हो तो वो सबसे पहले उसके खाने पीने का बंदोबस्त करती है, लेकिन वलिंदेज़ियों को बल्कि वहाँ के मुसलमानों को भी हर पहलू से तंग दस्त और परेशान रखा गया। इसके साथ हिंदुस्तानी फ़ौज को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो यहाँ के लोगों की बहू बेटियों के साथ दोस्तियाँ लगाएं। अब यहाँ मुसलमान और काफिर का फ़र्क देखें। मुसलमान अलग थलग नज़र आते थे और इनके लड़के जो खासी खूबसूरत थी, एक ख़ास वकार से घूमती फिरती थी। इसके मुकाबले में वलिंदेज़ी लड़कियाँ फ़ौजियों को फांसती फिरती थी। फ़ौजियों को बड़ा ही अच्छा राशन मिलना शुरू हो गया था। हिंदुस्तान में फ़ौज का राशन ज़्यादातर दाल रोटी या बड़ा गोश्त, ये भी मुसलमानों के लिए। हिंदू और सिख दाल और सब्ज़ियाँ खाते थे, लेकिन मैदान जंग में और जंग के बाद मफतूहा इलाके में हिंदुस्तानी फ़ौजियों को फल फ्रूट के डब्बे, बिस्किटों के डब्बे और इस तरह का और यूरोपीय राशन भी मिलने लगा। सिगरेट मुफ्त मिलते थे। यकीन जानिए कि वहाँ सिगरेट बिस्किट के एक पैकेट के एवज़ नहायत खूबसूरत लड़की दोस्त बन जाती थी। मैंने बड़े शरीफ किस्म के फ़ौजियों को देखा कि वो वलिंदेज़ी लड़कियों के साथ लिए फिरते थे। वहाँ सिनेमा भी चल पड़े थे, बल्कि चला दिए गए थे। मेरे फ़ौजी भाई कभी कभी अकेले फ़िल्म देखने नहीं जाते थे, एक एक वलिंदेज़ी लड़की इनके साथ होती थी। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वह वलिंदेज़ी लड़कियों की अखलाकी हालत क्या थी और हमारी अपनी फ़ौज की अखलाकी हालत क्या हो गई थी। हमारी बटालियन में एक सूबेदार साहिब हुआ करते थे, जिनकी शराफत और इस्लाम पसंदी ज़रबुल मिसल बनी हुई थी। मैं इनका नाम ही ना ही लूँ तो अच्छा है। हो सकता है कि वो खुद इस दुनिया में ना हो, लेकिन इनकी आल औलाद तो ज़रूर होगी। ये जमादार सूबेदार और सूबेदार मेजर, जिन्हें आजकल जीसीओ कहा जाता है, उस वक्त वीसीओ कहा जाता था। बटालियन के लानों में ये वीसीओ अलग अलग कमरों में रहते थे। एक रोज़ मुझे इसी सूबेदार के साथ एक काम पड़ गया जो सरकारी किस्म का था। मैं क्लर्क था, इसलिए मैं जिसके पास भी जाना चला जाता और क्लर्कों को खुसूसी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। सूबेदार के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक न दी और ना ही हम लोगों में इतना अखलाक व आदाब हुआ करता था। मैंने कबाड़ पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर चला गया और देखा सूबेदार साहिब टांगे नीचे लटकाए चारपाई पर बैठे हैं और इनकी गोद में एक फर्स्ट क्लास जवान वलिंदेज़ी लड़की बैठी हुई है और चौंचले हो रहे हैं। मुझे देखकर लड़की पर तो कुछ असर न हुआ,
بلکہ وہ پہلے ہی کی طرح ہنستی رہی، لیکن صوبیدار صاحب کا یہ حال ہوا کہ بری طرح چونکے اور بدک کر لڑکی کی گود سے دھکیلنے لگے۔ یار اچھا ہوا تم آ گئے، صوبیدار صاحب نے مجھے کہا، اس کھچڑی کو یہاں سے نکالو، دیکھو زبردستی آ کر میری گود میں بیٹھ گئی ہے، میرا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، یار اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ صوبیدار صاحب کو سہولت یہ حاصل تھی کہ ہم لوگ بلندیزیوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور بلندیزی ہماری نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ بلندیزی لڑکی پنجابی سمجھ سکتی تو وہ فوراً بتاتی تھی کہ کون کس کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں ہنس پڑا اور آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں صوبیدار صاحب، سب عیش موج کر رہے ہیں، نمازیں واپس ہندوستان میں جا کر پڑھ لینا۔ صوبیدار نے کھوکھلا سا کہکا لگایا اور لڑکی کو گود سے نکال کر چارپائی پر بٹھا لیا اور میری بات سننے لگے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم بلندیزیوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور وہ ہماری نہیں سمجھتے تھے، لیکن بدکاری اور بد اخلاقی کی اپنی ایک زبان ہے جو دنیا کے ہر کونے میں گناہ گار دوسرے کونے کے گناہ گاروں کی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اس میں زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے اس صوبیدار کی مثال صرف اس لیے دی ہے کہ مجھے زیادہ تفصیلات نہ سنانی پڑے اور آپ سمجھ جائیں کہ وہاں کیا صورتحال بن گئی تھی۔ ہمارے فوجی بھائیوں نے وہاں بھی حقے بنا لیے تھے، خود حقے پیتے تھے اور سرکاری راشن کے سگریٹ بلندیزی لڑکوں کو دے کر انہیں جہاں چاہے لے جاتے تھے۔ معلوم نہیں آپ یقین کریں گے یا نہیں، میں خدا کو ناظر جان کر یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اس خطے کی مسلمان عورتوں کا کردار بلندیزی عورتوں سے بالکل الٹ تھا۔ اپنے سروں پر بڑا رومال باندھ کر رکھتی تھی اور ہندوستانی فوجیوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ ہمارے بعض فوجیوں نے مسلمان عورتوں پر بھی تباہ آزمائی کی کوشش کی تھی اور بعض کو تو وہاں کے مسلمانوں نے ایسی پٹائی کی کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ہم جو مسلمان فوجی تھے، ہمیں مسلمانوں کا کردار پتہ چل گیا۔ ویسے بھی مسلمان ہوتے ہوئے ہم مسلمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بڑی جلدی ساری فوج میں مشہور ہو گیا کہ یہاں کسی مسلمان عورت کو میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھنا۔ مسلمان فوجیوں نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ وہاں کی مسلمان عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے۔ انہوں نے ہندو سکھ فوجیوں کو بھی خبردار کر دیا کہ کسی مسلمان عورت کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا، ورنہ ہم اس کا انتقام لیں گے۔ ہندو اور سکھ مسلمان فوجیوں میں اس مسئلے پر کچھ کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا، لیکن بلندیزی عورتیں اتنی زیادہ تھی کہ یہ کھچاؤ جلدی ختم ہو گیا۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ بلندیزی لڑکیاں غریب یا متوسط گھرانوں کی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اونچے گھرانوں کی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں ایک کلاس وہ تھی جو حکمرانوں کی کلاس یا حاکموں کی کلاس کہہ لیں، وہ اپر کلاس تھی۔ اس کلاس کی لڑکیوں نے انگریز اور ہندوستانی افسروں کے ساتھ دوستیاں لگا لی تھی، بلکہ ان میں اکثر افسروں کے ساتھ ہی راتیں بسر کرتی تھیں۔ دوسرے فوجیوں کو اتنی کھلی اجازت مل گئی تھی کہ بعض فوجی پوری رات ان عورتوں کو بیرکوں میں ساتھ رکھتے تھے۔ اب ان فوجیوں نے بھی شراب پینی شروع کر دی تھی، جو شراب کی بو سے بھی بھاگا کرتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے قدرت کے نظام کا اور انتقام کا ایک پہلو رکھتا ہوں۔ جاپانی فوج نے مفتوح علاقوں سے نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں اٹھا کر اپنے ساتھ مورچوں میں رکھ لی تھی۔ پھر ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اس کی 2 مثالیں پیش کر چکا ہوں۔ ایک یہ کہ ایک عورت کو ہم نے دیکھا جس کے سر میں گولی لگی ہوئی تھی اور ایک عورت کو ایک بچے کو جنم دے رہی تھی۔ جاپانی فوج جب بھاگی تو ان بدنصیب لڑکیوں کو یوں ہی بھٹکتا چھوڑ گئی۔ جاپانی فوجی کا قومی کردار اور ہمارا جذبہ قابل تعریف سے ہی، لیکن مفتوح علاقوں کی عزت کے ساتھ وہ جس طرح کھیلے وہ قابل نفرت تھا۔ قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام نے یہ انتقام لیا کہ جاپان کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ امریکی فوجیوں نے بالکل وہی سلوک کیا اور ناجائز بچے پیدا کر کے خود امریکہ چلے گئے۔ انڈونیشیا کے کوئی مسلمان ٹوٹی پھوٹی اردو بول اور سمجھ سکتے تھے۔ یہ دکاندار اور تاجر لوگ تھے اور ان میں ہندوستان کے دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان کے ساتھ ہماری راہ و رسم چل پڑی تھی، جس کی تفصیلات آگے چل کر سناؤں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جنگ سے پہلے جہاں وہاں بلندیزیوں کی حکومت تھی تو وہ مسلمانوں کی غالب اکثریت میں ہونے کے باوجود 2nd کلاس نہیں بلکہ 3rd کلاس شہری سمجھے جاتے تھے اور انہیں اپنی گھٹیا رایا بنا کر رکھتے تھے۔ یورپ کے دل میں اسلام دشمنی تو بڑی پرانی ہے۔ یہ اسلام دشمنی بلندیزیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے ان سے یہ انتقام لیا کہ انہیں بھوکا اور محتاج بنا دیا، اور اس قوم کی عورتوں نے خود کو فوجیوں کو پھانسنا اور اپنا آپ پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ معزز گھرانوں کی بلندیزی لڑکیاں باقاعدہ طوائفیں بن گئی تھیں۔ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ راشن پانی دے دو اور پورے گھر کے لیے دو۔ بعض ہندوستانی فوجی سٹوروں میں چوریاں کر کے بھی ان کے گھروں کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور بھیانک صورت پیدا ہو گئی۔ وہاں کی طوائفیں بھی معزز گھرانوں کی عورتیں بن کر فوجیوں کے پاس آنے لگی۔ میں اس صورتحال کی ساری وجوہات کھل کر بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ فوجی اس بے حیائی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے تھے۔ میں ان بیماریوں کے نام لکھ دیتا ہوں۔ ان میں ایک ہے آتشک، دوسری ہے سوزاک۔
ये बीमारियाँ इतनी आम नहीं हुई थी, लेकिन फौजी इन बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए थे। फौजी का इन दोनों में से किसी एक बीमारी में मुब्तला हो जाना जुर्म समझा जाता था। इसका मतलब ये होता था कि वो गलीज औरतों के पास जाता रहता है, उसकी उसे सज़ा मिलती थी। आमतौर पर फौजी बीमारियां छुपा लेते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि बीमारियां जड़ पकड़ लेती थी और लाइलाज की हद तक पहुंच जाती थी। 2 हिंदुस्तानी फौजियों ने इन बीमारियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। इसे बदकारी की सज़ा कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। मैं वहाँ मुबस्सर या जंगी बकायनगार की हैसियत से नहीं गया था कि मुझे हर बात का इल्म होता रहता या मैं खुद वहाँ की हाई कमांड से मिलता और अंदर की बातें मालूम कर सकता। मैं हवालदार क्लर्क था, कुछ बातें अपनी आंखों से देखी, और चूंकि मेरा ज़्यादातर राब्ता अपनी बटालियन के अफसरों से रहता था, इसलिए वो बातें मुझे मालूम हो जाती थी जो दूसरों को मालूम नहीं हो सकती थी। जाहिर ये किया जा रहा था कि इस खित्ते में बुलंदेजियों की हुकूमत थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपनी फौजियाँ इसलिए रखी है कि फिर बुलंदेजियों की हुकूमत कायम करके इसे पुख्ता और मुस्तहकम कर दिया जाए। सोचने वाली बात यह थी कि अंग्रेज़ों और अमरीकियों को बुलंदेजियों के साथ इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई थी। ये मैं बता चुका हूँ कि बुलंदेजी मुसलमानों को हकीर समझते थे। ये पूरी की पूरी दुनिया सलीब का रवैया है जो सलीबी जंगों से अब तक चला रहा है। ये तो बाद में पता चला था कि अंग्रेज़ खुद यहाँ के हुक्मरान बनने का प्रोग्राम बनाए हुए थे और वो बुलंदेजियों को आगे करके मरवाना चाहते थे। बहरहाल इस खित्ते में उस वक्त 3 इत्तेहादी थे, अंग्रेज़, अमरीकी और बुलंदेजी। हुकूमत किसी की भी कायम हो जाती, तीनों का एक मकसद तो मुश्तरक था, वो ये कि यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम ना हो। फिर अचानक ही फौज में नकलो हरकत शुरू हो गई और साफ पता चलने लगा कि कोई और ही इमरजेंसी पैदा हो गई थी। मेरी बटालियन को वहाँ से कहीं और भेज दिया गया और दूसरी यूनिटों को भी इधर उधर करके नई यूनिटें आ गई और यूँ समझे एक नई तंजीम होने लगी। इससे ये जाहिर होता था कि इन इत्तेहादियों पर कोई मुसीबत आन पड़ी है। हमें जल्दी पता चल गया था कि ये नई मुसीबत क्या आन पड़ी है। वहाँ के मुसलमानों ने बाकायदा जंग आज़ादी शुरू कर दी थी। ये जलसे और जुलूसों वाली जंग आज़ादी नहीं थी, बल्कि मुसलमानों ने इन तीनों इत्तेहादी ताकतों को जंग का अल्टीमेटम देकर जंग शुरू कर दी थी। वहाँ के मुसलमानों ने जंगी ट्रेनिंग जापानियों से ली थी। जापानियों ने मुसलमानों को जो ट्रेनिंग दी थी, इसका पस मंज़र ये है कि जापानियों ने इस खित्ते पर कब्जा किया और बर्मा तक जा पहुँचे तो इन्हें हर लम्हा तोको थी कि अमेरिका और बरतानिया जवाबी हमला करेंगे। जापान की हाई कमांड ने तो यकीनन सोचा होगा कि अपने मुल्क से इतनी दूर जाकर जो महाज खोला है, इसे ताकतवर बनाने के लिए जापान से मज़ीद फौजी भेजनी एक दुश्वार काम था। जापान ने इसका ये तरीका इख्तियार किया कि इस खित्ते के मुसलमान अवाम का ताउन और एतमाद हासिल कर लिया। ये इस तरह हासिल किया कि इनकी एक आज़ाद हुकूमत बना दी, जिसका सरबराह अहमद सुकार्नो था। अहमद सुकार्नो एक इनकलाबी लीडर था। जापानियों ने मुसलमानों की जो हुकूमत बनाई थी, ये कुछ इस तरह थी जिस तरह अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में असम्बलियाँ बनाई थी और ये जाहिर किया था कि हिंदुस्तान के लोग अपने फ़ैसले खुद करते हैं। हालांकि ये महज एक दिखावा था। ऐसे ही जापानियों ने मुसलमानों की जो हुकूमत बनाई, इसका नाम वहाँ की ज़ुबान में जो रखा था, इसका मतलब था मरकज़ी अवामी तंजीम। इसमें वहाँ के मुकामी लोगों को रखा गया और अहमद सुकार्नो को इसका सरबराह बना दिया गया। लेकिन इस तंजीम में अक्सरियत जापानियों की थी। लेकिन उन्होंने ये फैसला भी किया था कि अहम उमूर और मसाइल के मुतल्लिक फ़ैसले करने से पहले मुसलमान मेंबरों की रजामंदी लाजमी तौर पर हासिल की जाए। जापानियों ने इस हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे इंडोनेशिया के मुसलमानों को दिए और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ के मुसलमानों की एक अलग फ़ौज बना दी। इस फ़ौज को जापानियों ने असला और बारूद दिया और बड़ी मेहनत से इन्हें जंगी ट्रेनिंग दी। सिर्फ इसकी फ़ौज को ही नहीं, बल्कि शहरियों को, जिनमें नौजवानों को ख़ास तौर पर शामिल किया गया था, फ़ौज और जंगी ट्रेनिंग दी गई। इस तरह ये सारी कौम बाकायदा फ़ौजी बनकर जंग के लिए तैयार हो गई। ये हैरान होने वाली बात नहीं कि वहाँ की मुसलमान लड़कियाँ भी असला बारूद इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग में पेश थीं और उन्होंने फ़ौजियों की तरह बाकी फ़ौजियों की ट्रेनिंग भी हासिल की थी। मैंने इन लड़कियों को बाद में गुरीला जंग लड़ते अपनी आंखों से देखा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह तमश की ये जंगी सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। प्लान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।